गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने संविधान के पार्ट 1 और पार्ट 2 का डीप एनालिसिस कर लिया। अब देखिए इसके आगे का पार्ट 3 है, इसके बारे में हम कुछ नई जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए हमने पढ़ा था पहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को पूरी तरह जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या निश्चित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा वो थी आपका 389 यानी 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत की संख्या 292 थी और देशी रियासतों की संख्या 93 थी और कमिश्नरी क्षेत्र की संख्या 4 थी। आपको पता है कि देशी रियासतों के विरोध के कारण देशी रियासतों पर चुनाव नहीं कराए गए और अंत में 389 के बजाय 296 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया गया। और इस चुनाव में देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने भी संविधान सभा की सदस्य संख्या में भाग लिया था। और जो संविधान सभा की महिला सदस्य संख्या निर्वाचित हुई थी उनकी सदस्य संख्या आपकी 12 थी और संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट यानी एससी की जो निर्वाचित सदस्य संख्या थी वो 26 थी और इस संविधान सभा में जो निर्वाचित शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या थी वो आपकी 33 थी। अब देखिए क्या हुआ कि समय आगे बढ़ा और हमारे देश में जो देश विभाजन का प्रस्ताव रखा गया लॉर्ड लुई माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को, उस दिन देखिए उसके बाद हुआ क्या कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो बंटवारे की जो चूंकि प्रस्ताव रख दिया गया था तो बंटवारे के प्रस्ताव रखने के बाद जो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी अब वो घट करके 324 आ गई। अब देखिए संविधान निर्माण में अगर किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा सहयोग था तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहयोग था। इन संविधान सभा की सदस्य संख्या का जो निर्वाचन 11 जुलाई 1946 को संपन्न हुआ उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 26 उपाधियां हासिल की थी और साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और साल 1915 में जो है उन्होंने जो है आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि परास्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। देखिए परास्नातक के अलावा वो जो है एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस एंड डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस और बीए और एमए की डिग्री भी हासिल की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 3 बार पीएचडी की डिग्री हासिल किए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिटिकल साइंस के प्रकांड विद्वान थे। तत्कालीन समय के उस समय के सबसे बड़े विद्वान अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई था तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये बान विश्वविद्यालय जो जर्मनी में पड़ता है उसमें 3 महीने समय के लिए ये एमए इकोनॉमिक्स से भी किए थे यानी अर्थशास्त्र की भी डिग्री लिए थे। यानी इनको साहित्य की विषय जैसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र और जो है आपका हिंदी, यहाँ तक कि संस्कृत और यहाँ तक कि साइंस की विषय फिजिक्स में भी इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त था और इसके अलावा इन्होंने अर्थशास्त्र की भी डिग्री हासिल की थी। तो इस समय हम ये देखते हैं कि अगर संविधान में अगर किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा सहयोग था तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताया और संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान के बारे में कहें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही था। अब देखिए हमारे देश के संविधान निर्माण में कई लोगों का अभूतपूर्व योगदान था और संविधान निर्माण में कई कमेटी बनाई गई थी जो कि संविधान निर्माण का प्रारूप बनाई थी। अब देखिए संविधान निर्माण में कई समितियां थी, कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन संविधान निर्माण में अगर किसी भी समिति का सबसे ज्यादा अगर योगदान था तो वो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान था।
प्रारूप समिति के अलावा संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, वित्तीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, संचालन समिति और इसके बाद पिछड़े वर्ग संबंधी समिति, अनेक समितियों का गठन किया गया था। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई समिति थी तो प्रारूप समिति थी। अब देखिए, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी प्रारूप समिति होती क्या है? देखिए, प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट यानी मसविदा, एक मार्जिन होता है, खाका होता है, वो तैयार किया जाता है। जैसे आप ही हैं, कोई पेन लिए हैं और कोई कॉपी लिए हैं और उस पे अपना कोई इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं वो आपका एक ड्राफ्ट कहा जाएगा, एक मसविदा, एक मार्जिन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार संविधान निर्माण को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की गई थी और उस प्रारूप समिति में अच्छे अच्छे जो पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्हीं को शामिल किया गया था। अब देखिए, प्रारूप समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा कई और व्यक्ति थे जो ये प्रारूप समिति में चयनित किए गए थे। प्रारूप समिति का काम होता है संविधान के ढांचा को तैयार करना, संविधान में कितने अनुच्छेद होंगे, कितने भाग होंगे, कितनी अनुसूचियां होंगी, संविधान का आकार कैसा होगा, किस देश के संविधान से कौन सा आर्टिकल लेना है, कौन सा सेक्शन लेना है, कौन से अधिनियम लेना है, इन सब की जो जानकारी जो समिति हमें देती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति होती है। अब देखिए, प्रारूप समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा इनको लेकर के 7 सदस्य थे। इनको छोड़ करके देखिए 6 सदस्य कौन कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और इसके बाद के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी और इसके अलावा देखिए बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान थे। उसमें देखिए क्या हुआ कि कुछ समय के बाद बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान की एक्सीडेंटल केस में मौत हो गई, असामयिक मौत हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि आपका डी.पी. खेतान के जगह टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया और इसके बाद बी.एल. मित्तर के जगह आपका एन. माधवन नायर को जो है सदस्य बनाया गया। अब देखिए, प्रारूप समिति में बाबा साहब के अलावा ये सारे के सारे सदस्य प्रकांड विद्वान थे जिनको राजनीति शास्त्र में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का मसविदा तैयार करने का जिम्मेदारी किसको दिया जाए? तो इस जिम्मेदारी के लिए एक नाम था जो कि तत्कालीन समय में बहुत ही फेमस नाम था, वो था बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब का पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव और कहीं कहीं आता है बेनेगल नरसिंह राव। तो बी.एन. राव साहब उस समय के अगर दशक में देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी अगर कोई शैक्षिक योग्यता और कोई प्रकांड विद्वता अगर कोई रखता था तो वो बी.एन. राव साहब थे। बी.एन. राव साहब जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, उस समय आईसीएस की नौकरी किया करते थे। इसके अलावा वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आपका जस्टिस थे यानी न्यायाधीश थे। अब देखिए, इसके अलावा वो पूर्वी बंगाल यानी भारत की आजादी के पहले जो पूर्वी बंगाल था उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के वो जस्टिस यानी न्यायाधीश भी रहे थे और इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर रियासत के मंत्री भी रहे थे और वित्तीय सलाहकार भी रहे थे। और इसके अलावा आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो बी.एन. राव जैसा शख्सियत वाला व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शैक्षिक योग्यता रखा गया था। तो उस दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक विचार किया कि बी.एन. राव साहब को जो है आपका जो है प्रारूप समिति का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाए। इसके आगे हम आपको बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बी.एन. राव की शैक्षिक योग्यता के बारे में हमने आपको बताया। हाँ, एक और चीज आपको बता दें कि बी.एन. राव साहब साल 1988 के इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो उसमें बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव की तस्वीर आपको छपी हुई दिखाई देगी। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक योग्यता एवं पद प्रतिष्ठा में अगर कोई उन्हें कांटे का टक्कर देता था तो वो बी.एन. राव साहब यानी बेनेगल नरसिंह राव साहब ही थे। अब देखिए, 22 अक्टूबर 1945 जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, यानी ब्रिटिश भारत के समय की कहानी है कि उस समय लॉर्ड वेवेल जो वायसराय था, लॉर्ड वेवेल
उस समय के आईसीएस ऑफिसर यानी इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, भारतीय नागरिक सेवा के एक अधिकारी और जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर पैंथिक लॉरेंस, उनको चिट्ठी लिखा, जो उस समय भारत के भारत सचिव थे, उनको चिट्ठी लिखा वेवेल साहब ने और उनको ये कहा कि आप जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाने की जो सलाह है वो बीएन राव साहब को दीजिए। तो बीएन राव साहब ने जो है साल 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 1 घंटे की मीटिंग की थी और उस मीटिंग में जो था संविधान सभा के लिए चर्चा हुई। देखिए एक इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में शैक्षिक डिग्री हासिल कर रहे थे तो उन्हीं के समकालीन उनके क्लासमेट बीएन राव साहब भी थे। तो मीटिंग के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये अच्छे से पता था कि बीएन राव साहब की शैक्षिक योग्यता और प्रकांड विद्वता के बारे में नेहरू जी बहुत भली भांति परिचित थे। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया कि संविधान सभा में एक सुझाव दिया कि बीएन राव साहब को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाए। अब देखिए संवैधानिक सलाहकार बीएन राव साहब को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन एक जरूरत थी उनका एक साथी होना। तो क्या हुआ कि संविधान सभा ने डॉक्टर एसएन मुखर्जी साहब को संविधान सभा का उप संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया, जो कि बीएन राव साहब का संविधान का ड्राफ्ट बनाने में सहयोग करते थे। तो बीएन राव साहब और एसएन मुखर्जी साहब ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। अब देखिए बीएन राव साहब क्या था, इन्होंने देखिए क्या है कि संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग था यानी प्रारूप यानी मार्जिन और जो खाका था उसको तैयार करने के लिए आपका बीएन राव साहब जो है कई देशों की यात्रा की, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों की उन्होंने यात्रा की। और उन देशों की यात्रा में वहां की जो अच्छी बातें थी, जो अच्छे आर्टिकल्स थे, जो संविधान संशोधन थे और जो अधिनियम थे, उन सारी बातों को वहां से एक्सेप्ट करके लाए और संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। अब देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी प्रारूप समिति, उसका प्रस्तुतिकरण 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा की बैठक में जो है शामिल किया गया, यानी उसको प्रस्तुत किया गया। अब इसके आगे आपको बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए संविधान सभा का प्रमुख काम था संविधान का निर्माण करना, और संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 3 वाचन हुआ था, यानी आप कह सकते हैं 3 बैठक हुई थी। देखिए संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ था वो आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक आयोजित किया गया। यानी इन 5 दिनों में संविधान के निर्माण के लिए आधारभूत और मौलिक ढांचा क्या होना चाहिए, अनुच्छेद कितना होना चाहिए, कितने भाग होने चाहिए, कितने अधिनियम होने चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा की गई। और देखिए संविधान सभा का जो दूसरा वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। यानी आपका जो संविधान सभा का पहला वाचन था उसके अपेक्षा आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा वाचन है ये कुछ अधिक समय तक चला था। अब देखिए इसी वाचन के दौरान कई सदस्य आपस में मिल करके संविधान के प्रारूप पे चर्चा किए कि संविधान में किस देश के संविधान से कितने आर्टिकल्स लेने हैं, कितने भाग लेने हैं, कितने अधिनियम लेने हैं, इन सारी बातों पर वाद विवाद हुआ और इन सारी बातों पर इस संविधान सभा की दूसरी वाचन में चर्चा हुई। इसके बाद देखिए संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ था वो आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। अब हम देखिए आपको एक चीज यहाँ बता देना चाहते हैं कि कुछ किताबों में 14 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक भी ये डेट लिखी होती है, लेकिन जो रियल में है वो आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक है। अब देखिए अंततः हमारा जो संविधान था वो साल 1948 यानी 4 नवंबर की तारीख से ये 3 वाचन के दौरान अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पहली बार जो है पारित किया गया, यानी पहली बार बन करके तैयार हुआ। अब देखिए इसीलिए जो 26 नवंबर
की तारीख है, ये भारत के संविधान में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को प्रथम बार प्रवर्तित किया गया, यानी पारित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को जो है हम कानून दिवस या विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे देश में संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर की तारीख को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान के कुल 15 अनुच्छेद यानी 15 आर्टिकल्स को उसी दिन प्रवर्तित कर दिया गया, उसी दिन तत्काल प्रभाव में ला दिया गया। अब देखिए ये अनुच्छेद क्या थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393, यानी कि ये 15 अनुच्छेद, जिसमें से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 9 तक ये देखिए नागरिकता के प्रावधान से जुड़े होते हैं। और इसके बाद देखिए अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा होता है। और इसके बाद के जो अनुच्छेद है वो संक्रमणकालीन उपबंध यानी भारत देश की एकता और अखंडता से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत ही तत्काल देश के लिए आवश्यक थे, इसलिए 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे देश में, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ कमेटी थी जो संविधान का मार्जिन यानी संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसमें से देखिए संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, वित्तीय समिति, संचालन समिति, अल्पसंख्यक समिति और पिछड़े वर्ग संबंधी समिति और रियासत समिति, ये सारी समितियां थी। उसमें से कुछ समिति को मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। उसमें से देखिए संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति प्रमुख थी। अब देखिए संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों समिति के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दें इसको याद करने का कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। आप बताइए संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का प्रमुख सर्वे सर्वा कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए संघ शब्द जिसमें आएगा आप समझ जाइएगा कि उसका अध्यक्ष कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसलिए संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के प्रेसिडेंट अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब देखिए जो दूसरी समिति है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, वो है आपका प्रांतीय समिति, जिसको रियासत समिति भी कहा जाता है। आपको पता है हमारे देश में कुल छोटी बड़ी मिलाकर के 563 देशी रियासतें थी। और आपको पता था कि रियासती पदभार यानी रियासती मंत्रालय का प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। यानी रियासत को भारत में एकीकरण और विलय करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इसलिए प्रांतीय समिति और रियासत समिति, जब भी रियासत शब्द आ जाए तब आप समझ जाइएगा कि उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसके बाद देखिए एक और समिति है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका संचालन समिति। अब देखिए संचालन में एक शब्द यहाँ पे आया है चालन। चालन का मतलब होता है चलाना। अब आपको पता है हमारे देश में सबसे जो बड़ा पद होता है वो भारत के राष्ट्रपति का होता है। अब देखिए चालन का अर्थ होता है देश को चलाना, और चलाने का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है वो बड़ा पद होता है भारत के राष्ट्रपति का। और आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो जब भी संचालन समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताइएगा जो है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो संविधान था उसका आपने देखा प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ, और काफी लंबी प्रक्रिया और लंबे जद्दोजहद के बाद काफी डिस्प्यूट हुए, वाद विवाद हुए। तो अंत में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी।
और हमें ध्यान रखना होगा कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया था। यानी भारत का जो गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी, उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया था। और आपको पता है, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पहली बार प्रवर्तित किया गया यानी पारित किया गया और उसी दिन 15 अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। यानी भारत का संविधान पूरी तरह बन करके 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का संविधान कब पारित किया गया था या भारत का संविधान कब प्रवर्तित किया गया था, तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस, विधि दिवस एवं कानून दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का संविधान पूरी तरह बनकर लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 आपका होगा। अब देखिए संविधान निर्माण के प्रमुख तथ्य। आपको पता है कि BN राव साहब अलग अलग देशों की यात्रा किए थे। एक मान्यता के अनुसार वो करीब 26 देशों की यात्रा किए थे। यानी हमारा जो भारत का संविधान है वो करीब 26 देशों से लिया गया है। अब देखिए ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी संविधान सभा का सदस्य अगर देश की यात्रा, अलग अलग देश की यात्रा करेगा तो संविधान निर्माण करने में कुछ खर्चा आएगा। तो संविधान निर्माण में वो खर्चा कितना आया था, तो वो खर्चा आया था 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। यानी उस टाइम आप सोच सकते हैं कि उस टाइम 63,96,729 रुपए यानी 64 लाख लगभग रुपए आपके खर्चे हुए थे। अब एक चीज देखिए, उस समय संविधान निर्माण में बैठक कितनी हुई थी। यानी संविधान निर्माण के जो नवनिर्वाचित सदस्य थे वो संविधान निर्माण बनाने में कितने दिन बैठक किए थे, तो संविधान निर्माण में कुल 165 दिन बैठक हुई थी। अब देखिए संविधान निर्माण आपको पता है कि उसमें अनुच्छेद, उसमें भाग, उसमें अधिनियम, सारी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो जैसा आज आप इस टाइम में देखते हैं कि जब सदन की कार्यवाही होती है, संसद भवन की कार्यवाही होती है, चाहे वो लोकसभा की हो कार्यवाही, चाहे राज्यसभा की कार्यवाही हो, आपने देखा है कि जो सदन के सदस्य होते हैं वो भारी हंगामा, शोर शराबा करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष या और राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके पटल के पास सभी सदस्य जाकर के वहां पे शोर शराबा करते हैं, पेपर के टुकड़े उसके मुंह पर फेंकते हैं। कुछ यही घटना हमारी आजादी के जो है आपका बाद में भी हुआ था। यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस दौरान जो था संविधान निर्माण में 165 दिन तो बैठक हुई थी, लेकिन उसमें से आपका जो है 51 दिन जो है वाद विवाद में चला गया। यानी कि इस में चला गया कि कितने अनुच्छेद को शामिल किया जाएगा, कितने संविधान संशोधन किए जाएंगे, कितने अधिनियम होंगे, कितने भाग होंगे। तो कुल मिलाकर के 165 दिन की बैठक में 51 दिन को माइनस कर दीजिए, यानी 114 दिन वाद विवाद हुआ था, यानी बहस में चला गया था। और संविधान निर्माण में कुल 11 सत्र हुए थे, यानी सेशन। यानी कि संविधान सभा की जो बैठक होती थी वो सुबह में भी हो जाया करती थी, दोपहर को भी हो जाया करती थी, शाम को भी हो जाया करती थी और जरूरत पड़ने पर रात में भी हो जाया करती थी। यानी कुल मिलाकर के संविधान निर्माण में सेशन सत्रों की संख्या 11 थी। अब देखिए संविधान निर्माण कुल कितने दिन में बना था, तो ये आपको पता होगा कि संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए आपने अभी पढ़ा कि संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्चा हुआ था, संविधान निर्माण में कितनी बैठक हुई थी, संविधान निर्माण में कितने सत्र हुए थे, संविधान निर्माण कितने दिन में बना था। चलिए अब देख लेते हैं कि संविधान में कितने आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, ARTICLE। इसका 3 अक्षर ART होता है, इसलिए अनुच्छेद को ART से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद, अनुसूची, भाग,
ये क्या होता है हम इसको कभी आपको अलग से वीडियो में समझा के बता देंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि जब संविधान हमारा बना था, यानी जब संविधान का निर्माण किया गया था, देखिए मूल संविधान का अर्थ होता है कि जब संविधान बना था उस टाइम की बात। तो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395, यानी जब संविधान बना था। और अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। और भाग की संख्या कितनी थी? 22। लेकिन वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में जो आपका जो है अनुच्छेद की संख्या वो देखिए 448 है। लेकिन देखिए इसको कभी कभी 395 भी मानता है। अब देखिए इसका कारण क्या है? अगर आप संविधान की किताब में आप देखेंगे तब अगर आप उसकी काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, तो गिनती के हिसाब से आपको 395 अनुच्छेद ही है संविधान में, आज भी है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ सब आर्टिकल्स उप अनुच्छेद होते हैं, उस उप अनुच्छेद को भी अगर आर्टिकल्स में जोड़ लिया जाए, यानी अनुच्छेद के साथ उसके जो उप अनुच्छेद होते हैं उसको भी ऐड कर लिया जाए, तो ये आर्टिकल्स अनुच्छेद की संख्या 448 होती है। तो आप ये याद रखिएगा कि वर्तमान समय में अनुच्छेद की संख्या 448 है। जब भी देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में अनुच्छेद की संख्या कुल कितनी है, यदि विकल्प में आपका 395 दिया रहे और मान लीजिए 448 भी दिया रहे, तो आप हमेशा 448 को सही मानेंगे। हाँ, जब 448 ऑप्शन विकल्प में नहीं दिया रहेगा, सपोज करिए कि मान लीजिए दिया है 395 पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 392 दे दिया, और तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 390 दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया 385, तब आपका 395 करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जब आपसे पूछे कि वर्तमान समय में या इस टाइम में, यानी संविधान में जो है आपका अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा 448 अनुच्छेद ही मानेंगे। अब देखिए जब संविधान बना था, यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई है। अब देखिए वर्तमान समय में आपका भागों की संख्या जो है 25 है, जो कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 थी। अब ये 3 बढ़ करके 25 भाग हो चुके हैं। अब जैसे देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, जो है इसमें से इसको देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, यानी जब संविधान बना था तो उस समय भागों की संख्या यानी भाग की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 22 भाग, 25 भाग, 20 भाग, 15 भाग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 22 भाग। यानी जब संविधान बना था उस समय भागों की संख्या 22 थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान संविधान में भागों की संख्या कितनी है, या बस इतना पूछे कि संविधान में भागों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन पहला है 22 भाग, दूसरा है 25 भाग, तीसरा है 20 भाग, चौथा 21 भाग, तब आपका जो है 25 भाग सही माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करते समय आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, आपको इसके आगे का कल बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।